हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल विषय से जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहा जाता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो है जानने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे और भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो है किस प्रकार का जनसंख्या घनत्व है, वो भी 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि इसके बीच में जो कुछ भी आपको बताया जाए वो आसानी के साथ समझ में आ जाए। वैसे हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएं, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जनसंख्या घनत्व के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो अब जान लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो जनसंख्या घनत्व जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या का माप होता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या का माप ही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व होता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? वहाँ की डेंसिटी यानी कि घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व इसी प्रकार से जो है मेजर किया जाता है, यानी कि यह एक प्रकार का माप है। जनसंख्या घनत्व क्या है? एक प्रकार का माप है जिससे हम क्या करते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ से एक शब्द में यानी कि दूसरे टाइप से भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी कि किस प्रकार का अनुपात है जनसंख्या घनत्व का, यह जानने का प्रयास होता है जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा। जनसंख्या घनत्व एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। जनसंख्या घनत्व जो है एक प्रकार का माप होता है जिसमें हम जनसंख्या के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या का क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या होता है? वहाँ की डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब आगे इसमें हम देखेंगे कुछ आंकड़ों को, भारत के संदर्भ में जो है कि कुछ आंकड़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ के जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। आइए आगे देखते हैं इसमें। तो हम इसमें आगे अब किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं उसके फार्मूले को भी जानते हैं और उसको सीखते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या घनत्व हम निकाल सकते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की जनसंख्या जो है 2011 में 121 करोड़ 8,54,977 जो है थी 2011 में। लेकिन हम लोग मोटा मोटी के तौर पे किस तरह से समझते हैं? 121 करोड़ की आबादी कब थी? 2011 में। और फिर उसके बाद हम बात करें कि भारत की कुल भूमि मतलब कुल जो भूमि का क्षेत्रफल है वो कितना था? तो वो जो है आपका 32,87,240। तो ये पूरे भूमि का क्षेत्रफल है भारत में, और ये 2011 के अनुसार क्या है? पॉपुलेशन है हमारी भारत की। तो अब हम किस प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व निकालेंगे? तो हम करेंगे कि जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे? भारत की जनसंख्या में भारत की कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। अगर हम भाग देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में मतलब पता चल जाएगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी क्षेत्र का, अगर मान लीजिए आपको अपने प्रदेश का भी जनसंख्या घनत्व निकालना है या अपने डिस्ट्रिक्ट का निकालना है या अपने गाँव का निकालना है, तो आपको करना क्या होगा? अपने गाँव की जनसंख्या को काउंट करना होगा। उसके साथ साथ अपने गाँव का क्षेत्रफल भी आपको निकालना होगा और फिर क्या करना होगा? आपको वहाँ की संख्या यानी वहाँ की जनसंख्या के साथ क्या करना होगा? वहाँ के क्षेत्रफल को भाग देना होगा। यानी क्षेत्रफल जितना भी होगा उससे भाग दे देंगे तो हमारे गांव का या प्रदेश का या जिले का क्या होगा? वहाँ का घनत्व निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं, प्रदेश का हो या किसी देश का हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें मैप के थ्रू भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का जो है जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व देखने को हमें मिलता है।
तो हम एक मैप के माध्यम से, जो वर्ल्ड मैप है उसके माध्यम से जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार से है विश्व मानचित्र पर, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि विश्व जनसंख्या का घनत्व जो है पूरे विश्व भर में किस प्रकार का है उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देखिए और देखने का प्रयास करिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रह रहे हैं, उनके कुछ क्षेत्र के बारे में दिया गया है। यानी कि थोड़ा सा हल्का जो डार्क शेड है वहाँ पर एक से कम, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या है वो एक से कम है। ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र आपके ग्रीनलैंड है, अलास्का वाला क्षेत्र है, कुछ कनाडा का भी एरिया है, और यहाँ पर आप रूस में भी जो साइबेरियन कंट्री है वो भी क्षेत्र शामिल है, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति जो है निवास करता है। यही हमारी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि जनसंख्या घनत्व। अब हम दूसरे संदर्भ में बात करेंगे। इसमें पहले आप देख लीजिए कि एक से कम वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। अलास्का वाला क्षेत्र है, ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है आपका, और उसके साथ साथ रूस में जो है आपके साइबेरियन कंट्री है वो भी क्षेत्र हैं। फिर उसके साथ साथ जो है हम अफ्रीका महाद्वीप में देखें तो यहाँ पर ऊपर भी कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें आपका नाइजीरिया और भी सारे कई कंट्री जो है, यहाँ पे क्या है एक से कम, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में एक से कम जो है लोग रहते हैं। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में कुछ भाग भी ऐसा है जहाँ पर एक से कम प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसको मैंने आपको मेंशन या इंडिकेट करके बताने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे कॉलम में दिया गया है 1 से 10, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में ऐसा जो आपको सिंबल देखने को मिलेगा वर्ल्ड मैप पे, तो 1 से 10 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व है। तो ऐसे क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके रूस के नीचे जो है आपके जहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तमाम तरह की कंट्री जो है आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। एशिया महाद्वीप में जो है हम बात कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो है भारत के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जो 1 से 10 जो है लोग रहते हैं उस प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। फिर आपका उत्तरी अमेरिका में भी है आपका कई सारे क्षेत्र हैं नीचे की तरफ, यानी कि मैक्सिको है और भी कई सारे कंट्री इसमें शामिल हैं। उसके साथ साथ दक्षिणी अमेरिका में भी कई सारे आपके क्षेत्र हैं जहां पर जो है पॉपुलेशन जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 से 10 है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 से 10 लोग का निवास है, जिसमें चिली है, यहाँ पर नीचे चिली है, अर्जेंटीना है और फिर ब्राज़ील है। बहुत सारी कंट्री जो है दक्षिण अमेरिका में भी ये शामिल है। फिर उसके साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप में हम देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारी कंट्री है जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर 1 से 10 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसमें बहुत सारे देशों में जो है आपका नमीबिया भी है, जिम्बाब्वे है और युगांडा है, सूडान है, बहुत सारे कंट्री जो है आपके नीचे की तरफ भी इन्वॉल्व है जहाँ पर 1 से 10 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो यहाँ तो हमने इतना देख लिया। फिर आप इसके बाद अगले कॉलम में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्रॉस सेक्शन लाइनें खींची हुई हैं इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है वर्ल्ड मैप पे, इस मैप में वो क्षेत्र जो है 11 से 50 लोग जो है उन क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र आपके बहुत ज़्यादा नहीं वर्ल्ड मैप पे, थोड़ा बहुत है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर जो आपका क्षेत्र है जहाँ पर जर्मनी है, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है, जर्मनी है और भी है, फ्रांस है और आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है। यानी कि ऐसे ऊपर जो क्षेत्र आप देख सकते हैं जहाँ पर क्या है आपका प्रति वर्ग किलोमीटर में 11 से 50 लोग निवास करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर कहीं भी डाउट लगे वर्ल्ड मैप में आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और भी आप नीचे इधर देख सकते हैं भारत के बगल में जहाँ पे आपका थाईलैंड है और म्यांमार और भी कई सारी कंट्री है। यहाँ पे इधर थाईलैंड है, मलेशिया है और भी सारे कई कंट्री है जहाँ पे क्या है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी 11 से 50 लोग वर्ग किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। अब हम आगे बात करेंगे, इसमें नीचे कॉलम में जाएंगे तो 51 से 200, यानी कि 51 से 200 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में किन क्षेत्रों में रहते हैं इस वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका में जो है ब्राज़ील कंट्री है, उसमें जो है आपके 51 से 200 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ की जनसंख्या घनत्व क्या है 51 से 200 लोगों की, ठीक है। और आगे हम इसी में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलास्का के ऊपर जो आपका कुछ क्षेत्र है जो कनाडा से लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है आपके जो है 51 से 200 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब हम निचले कॉलम में बात करें 200 से अधिक, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है आपका 200 से अधिक लोग जहाँ रहते हैं वो क्षेत्रों के बारे में हम भी देख लेते हैं। तो भारत में भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे
200 लोगों से ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो आपको डार्क जोन दिख रहा है, डार्क जोन, ये सभी क्षेत्रों में क्या है, 200 से ऊपर लोग जो है रहते हैं, जिसमें आपका चीन का भी कुछ भाग है, फिर भारत का भी कुछ भाग है। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में भी यहाँ पर है आपके कुछ क्षेत्र जहाँ पे जो है 200 से ऊपर प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। फिर अफ्रीका में भी आपको बहुत सारे क्षेत्र देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर क्या है 200 से ऊपर लोग जो है रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो इस प्रकार से पूरे विश्व मानचित्र में जो है जनसंख्या घनत्व का जो है विस्तार है, किस प्रकार से जो है किस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है या कम है। तो ये जनसंख्या घनत्व का मैप है पूरी तरह से, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ है। ये जो हल्के वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो मैंने एरिया ग्रीनलैंड और रूस में साइबेरियन कंट्री अलास्का ये सब बताया, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है एक से कम, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में एक से कम लोग रहते हैं। आपको जो खड़ी खड़ी लाइनें देखने को मिल रही हैं विश्व मैप मानचित्र में, यहाँ पर क्या है 1 से 10 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और क्रॉस जो लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं, इन क्षेत्रों में 11 से 50 जो है लोग क्या रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको डॉट डॉट जो बिंदु वाले क्षेत्र दिख रहे हैं, जैसे आपको ब्राज़ील मैंने बताया, फिर उस पर ऊपर जो है उत्तरी अमेरिका में कनाडा के ऊपर आपको बताया कि यहाँ पर जो है 51 से 200 लोग रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने नीचे वाले कॉलम में यानी डार्क शेड में मैंने बताया आपको इन क्षेत्रों में क्या है 200 से अधिक लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ये रही हमारी विश्व मानचित्र पर जनसंख्या घनत्व के बारे में कुछ डिटेल्स जिसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको मैप से जो है कुछ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अदरवाइज आप नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछा करें। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके हर एक डाउट या क्वेरी को सॉल्व करना, तो आप क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें अभी तक हमने जो है मैप के माध्यम से किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व का विस्तार है पूरे विश्व में उसको समझने का प्रयास किया। अब हम जानेंगे कि जनसंख्या घनत्व का कितने टाइप्स होते हैं या जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार होते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के उपयोग तथा उद्देश्य के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, यानी जनसंख्या घनत्व के उपयोग तथा उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं उसके आधार पर जो है जनसंख्या घनत्व के जो है प्रकार को कई भागों में बांटा गया है। तो कुछ मुख्य है उसको देख लेते हैं। पहला है आपका अंगणितीय घनत्व, दूसरा है कायिक घनत्व, तीसरा है कृषि घनत्व और चौथा है आर्थिक घनत्व और पांचवा है पोषण घनत्व। तो इन सभी को एक एक करके और इनके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से इनमें कौन सा फार्मूला लगा के जो है अंगणितीय घनत्व हम निकाल सकते हैं, कायिक घनत्व निकाल सकते हैं या कायिक घनत्व क्या होता है, कृषि घनत्व क्या होता है या कृषि घनत्व किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आर्थिक घनत्व क्या होता है इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, पोषण घनत्व क्या होता है उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ लीजिए फ्रेंड, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे विश्व में इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करके पूरे विश्व का ही आप कायिक घनत्व या कृषि घनत्व या आर्थिक घनत्व या पोषण घनत्व निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आप किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी जिले का या किसी प्रदेश का या किसी गांव का भी आप निकाल सकते हैं कृषि घनत्व या आर्थिक घनत्व या पोषण घनत्व या फिर कायिक घनत्व। तो ऐसा नहीं सोचिए कि आप पूरे कंट्री का ही निकाल सकते हैं। आप अपने गांव के लेवल पे अगर कोई सर्वे वाला वर्क कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक घनत्व किस प्रकार का है आपके गांव में, तो आप जो है इन फार्मूले से आप जो है अपने गांव का भी आर्थिक घनत्व निकाल सकते हैं या पूरे जिले का आर्थिक घनत्व निकाल सकते हैं। तो जिले का आपको पूरी तरह से क्षेत्रफल के बारे में पता रहना चाहिए, कृषि योग्य भूमि के बारे में पता रहना चाहिए। तो इस प्रकार से करके जो है आप इन फार्मूलों का यूज करके जो है यहाँ का घनत्व निकाल सकते हैं। आइए इसमें एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आइए देखते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे अंगणितीय घनत्व के बारे में, समझेंगे कि अंगणितीय घनत्व क्या होता है और इसको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो किसी प्रदेश या भू क्षेत्रफल के कुल क्षेत्र और उसकी कुल जनसंख्या का अनुपात अंगणितीय घनत्व कहलाता है। वास्तव में देखा जाए तो अंगणितीय घनत्व मनुष्य और भूमि का साधारण अनुपात है। इसका फार्मूला मैंने ऊपर बताया था, यानी अंगणितीय घनत्व वही है जिस प्रकार से हमने प्रदेश की कुल जनसंख्या के बारे में जाना और प्रदेश के कुल क्षेत्र के बारे में। हमने प्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रदेश के कुल क्षेत्र से जो है भाग दिया तो हमें क्या पता चल गया, वहाँ की जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो यहाँ पे फार्मूला आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है कि अंगणितीय घनत्व किस प्रकार से निकाल सकते हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो है प्रदेश की कुल क्षेत्र से जब हम भाग देते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि प्रदेश का जो है जनघनत्व क्या है या जनसंख्या घनत्व क्या है।
तो इस फार्मूले से जो है आप प्रदेश का निकाल सकते हैं, देश का निकाल सकते हैं, विश्व का निकाल सकते हैं, या फिर आप किसी जिले का निकाल सकते हैं या किसी गांव का निकाल सकते हैं। ये फार्मूला जो है हर जगह इंप्लीमेंट होता है। उम्मीद करता हूं कि अंगणितीय घनत्व के बारे में जो है आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब आइए इसमें आगे देखते हैं अंगणितीय घनत्व के अंतर्गत। तो इसमें देख सकते हैं कि इसी तरह कुछ मुख्य बोध करेंगे, यानी महाद्वीपों में किस प्रकार का जनसंख्या घनत्व तो हमें देखने को मिलता है उसके बारे में समझेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट लिख के मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में जो है 122 वर्ग किलोमीटर जो है लोग, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में जो है, एक वर्ग किलोमीटर में जो है 122 लोग रहते हैं, और जनसंख्या का गणितीय घनत्व अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में, जहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर में 122 लोग रहते हैं एशिया महाद्वीप में। आगे हम बात करें यूरोप महाद्वीप के बारे में, तो यहाँ पर जो है 32 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और अफ्रीका में अगर बात करें तो 29 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, या उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करें तो 16 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करें तो 20 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बात करें तो 3 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में 3 लोग बस रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सातों महाद्वीप के बारे में जो मैंने बताया कि वहाँ पर किस प्रकार का जनघनत्व है, तो सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में है, और फिर सबसे कम किस में है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो सबसे ज़्यादा के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप का है, तो एशिया महाद्वीप का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं इसमें। तो अब हम इसमें दूसरे बिंदु में देखेंगे कि प्रति वर्ग किमी व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो एशिया में जनसंख्या घनत्व में अधिक असमानता पाई जाती है। यानी कि अब हम एशिया महाद्वीप के अंदर कुछ ऐसे देशों को देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और किसमें सबसे कम। तो पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 1090 लोग रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर में। कोरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे 489 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। जापान के संदर्भ में बात करें तो 351 लोग रहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न बनता है या पूछा जाता है कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 382 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ पर? भारत में। और फिर श्रीलंका में बात करें तो 300 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिलीपींस में बात करें तो 279 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। वियतनाम के बारे में बात करें तो यहाँ पर 255 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। पाकिस्तान में जो है आपके 202 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। चीन में 140 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और अंगणितीय गणना में प्रति व्यक्ति वर्ग किमी से अधिक है। यानी ये जितने भी मैंने आपको आंकड़े बताए, ये प्रति वर्ग किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में रहते हैं। एशिया महाद्वीप में मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में है। 1090 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1090 लोग रहते हैं। और चीन में कितने हैं? 140। चीन में कितने रहते हैं? 140 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ये एशिया महाद्वीप में कुछ देश थे जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, कहीं पे कम है। तो इसको हमने जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बिंदु आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। बांग्लादेश से ही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व किस देश का है, तो बांग्लादेश का है, जहाँ पर 1090 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें। उम्मीद करता हूं कि आपको अंगणितीय घनत्व के बारे में समझ में आ गया। अंगणितीय घनत्व किस प्रकार से निकालते हैं, उसके साथ साथ मैंने इसमें आपको सभी महाद्वीप में किस प्रकार का जनघनत्व देखने को मिलता है उसके बारे में भी बताया। फिर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में मैंने बताया कि किन देशों में ज़्यादातर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अंगणितीय घनत्व का जो है फार्मूला मैं एक बार और बता देता हूं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रदेश की कुल जनसंख्या के साथ प्रदेश के कुल क्षेत्र से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? अंगणितीय घनत्व, जो कि जनसंख्या घनत्व होता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें हम अगले बिंदु में अगर बात करें तो ठीक इसके विपरीत पश्चिम एशियाई देशों में जनसंख्या घनत्व 50 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 50 लोग रहते हैं, अगर पश्चिमी एशियाई देशों के संदर्भ में हम बात करें तो। आगे देखेंगे इसमें अगले बिंदु में, इसकी गणना के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है।
कुल क्षेत्रफल में पर्वत, पहाड़, जंगल, दलदली भूमि, जलाशय, रेगिस्तान, जनविहीन भूमि का क्षेत्रफल आदि को सम्मिलित करते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों में ये नहीं कि कोई क्षेत्र छोड़ सकते हैं, सभी संपूर्ण क्षेत्र को हम लेते हैं, चाहे वहाँ पहाड़ हो, पर्वत हो या जंगल हो या दलदली भूमि हो, इस कारण से वहाँ लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, इन सभी क्षेत्रों को जोड़ते हैं। फिर क्या करते हैं, कुल जनसंख्या से इससे भाग दे देते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर कोई भी डाउट आपके पास रह जाता है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे लिए कि मैं अच्छे तरीके से आपको शायद समझा ना पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें। आइए आगे देखते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे कायिक घनत्व के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने अंगणितीय घनत्व के बारे में जानने का प्रयास किया और अभी हम टाइप्स के बारे में देख रहे हैं, जनसंख्या घनत्व के प्रकार के बारे में। तो अंगणितीय घनत्व को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, अब कायिक घनत्व के बारे में जान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यह अंगणितीय घनत्व का ही एक भाग होता है, यानी कायिक घनत्व जो है क्या है, अंगणितीय घनत्व का ही एक भाग माना जाता है, जो अपेक्षाकृत अधिक सार्थक तथा उपयोगी होता है। इसकी गणना के लिए कुल क्षेत्रफल के स्थान पर केवल कृषि योग्य भूमि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो हमारा टोटल क्षेत्र था, प्रदेश का हो या देश का हो या पूरे विश्व का हो, तो उसमें से कृषि योग्य भूमि को ही बस लिया जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 102.87 यानी 102 करोड़ 87 लाख थी। ठीक है, तो ये वैसे लोग हैं जो कृषि करते थे उस समय, और कृषि योग्य भूमि कितनी थी, 15.62 लाख वर्ग किलोमीटर थी। कृषि करने वाले कितने थे, 102 करोड़ और 87 लाख थे, और कृषि योग्य भूमि कितनी थी, 15.62 लाख वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार भारत का जो कायिक घनत्व क्या होगा, हम क्या करेंगे कि कुल लोगों में जो है कुल कृषि योग्य भूमि से जो है भाग दे देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, कायिक घनत्व पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है 102 करोड़ 87 लाख और फिर उसके बाद 15.62 लाख से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया है, 657 जो है आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है कृषि करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं, 657 लोग। तो इसका फार्मूला क्या है कायिक घनत्व ज्ञात करने का, तो कायिक घनत्व का जो फार्मूला है, प्रदेश की कुल जनसंख्या से जो है हम प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, कायिक घनत्व पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी भी क्षेत्र या प्रदेश का कायिक घनत्व आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे देख सकते हैं, इसमें मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि इस प्रकार देखा जाए तो जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि औद्योगिक देश हैं। यहाँ की 10% से भी कम जनसंख्या कृषि पर आधारित है, अतः कायिक घनत्व का उपयोग केवल कृषि प्रधान देशों के लिए किया जाता है। यानी कि कायिक घनत्व निकालने के लिए जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, कृषि प्रधान प्रदेशों में, जहाँ पर लोग ज़्यादातर कृषि में या एग्रीकल्चर में संलग्न हैं, वहाँ पर जो है हम कायिक घनत्व निकालने का प्रयास करते हैं, कृषि प्रधान देशों में। तो उम्मीद करता हूं कि कायिक घनत्व के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे इसमें कृषि घनत्व के बारे में, यानी कि कृषि घनत्व क्या होता है, कृषि घनत्व को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो आइए अब हम कृषि घनत्व के बारे में जान लेते हैं। ये थर्ड टाइप है हमारा जनसंख्या घनत्व के प्रकार के अंतर्गत। तो कृषि घनत्व जो है कायिक घनत्व पर आधारित होता है, यानी कृषि घनत्व जो है पूरी तरह से क्या होता है, कायिक घनत्व पर आधारित होता है। इसकी गणना में प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि से कुल जनसंख्या को विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि से कुल जनसंख्या को विभाजित कर दिया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कृषि घनत्व। इसी तरह जिस देश में कृषि योग्य भूमि अधिक है वहाँ कृषि घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कृषि पर कम आधारित होती है। अगर हम जनगणना 2001 के अनुसार भारत में कृषि में संलग्न कुल जनसंख्या 23.41 लाख थी और कुल कृषि योग्य भूमि जो है आपका 15.62 लाख, यानी कि ये 23 करोड़ 41 लाख जो थी आपकी 2001 में कृषि में संलग्न जनसंख्या, और कुल कृषि योग्य जो क्षेत्र था आपका वो 15.62 लाख वर्ग किलोमीटर थी। इस प्रकार भारत में कृषि घनत्व जो है 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, कब, 2001 में।
भारत, चीन, बांग्लादेश आदि कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% से अधिक जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। अतः यहाँ पर कृषि घनत्व अधिक पाया जाता है। यानी कि भारत, चीन, बांग्लादेश में जो है ये कृषि प्रधान देश होने के वजह से ये कृषि घनत्व क्षेत्र जो है अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर 70% से ज़्यादा लोग जो क्या है कृषि में संलग्न है। तो उम्मीद करता हूँ कि कृषि घनत्व के बारे में भी समझ में आ गया, और इसमें हम आगे बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तब अब हम इसमें फार्मूले के बारे में बात कर लेंगे, कृषि घनत्व किस तरह से निकाला जा सकता है। कृषि घनत्व के बारे में एक बार मैं और बता देता हूँ कि कृषि घनत्व का मतलब जहाँ के या जिस प्रदेश या जिस देश के लोग ज़्यादातर कृषि में संलग्न होते हैं वहाँ पे जो है कृषि घनत्व निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत, बांग्लादेश, चीन, यहाँ पे 70% से ज़्यादा आबादी क्या करती है कृषि में संलग्न है या एग्रीकल्चर करती है। तो यहाँ पे जो हम कृषि घनत्व निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है? कृषि घनत्व निकालने का जो फार्मूला है, कृषि में संलग्न या कृषि पर आधारित जनसंख्या और उसके साथ जो है कुल कृषि योग्य भूमि से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा कृषि घनत्व, यानी कि कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में कृषि पे डिपेंडेंट हैं या कृषि करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये फार्मूला अगर आप फॉलो करेंगे तो कृषि घनत्व आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें अब हम आर्थिक घनत्व के बारे में बात करेंगे कि कैसे किसी क्षेत्र में हम आर्थिक घनत्व को निकाल सकते हैं और आर्थिक घनत्व क्या होता है। तो इसमें देखते हैं हम आर्थिक घनत्व के बारे में। जिस देश में कृषि भूमि कम है अथवा कृषि पर बहुत कम लोग आश्रित होते हैं और अधिकांश जनसंख्या उद्योग, व्यापार, परिवहन सेवाएं तथा अन्य विधियों से धन अर्जित करते हैं, ऐसी जनसंख्या को न ही कायिक घनत्व जनसंख्या में रखा जा सकता है और न ही कृषि घनत्व जनसंख्या में। तो ऐसे देश के लिए जो है आर्थिक घनत्व का महत्व सबसे अधिक हो जाता है। यानी कि आर्थिक घनत्व के अंतर्गत उन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है जहां पर लोग जो है ना एग्रीकल्चर में सम्मिलित होते हैं या एग्रीकल्चर के काम करते हैं, ना जो है और भी, यानी ज़्यादातर जो है आर्थिक घनत्व वाले क्षेत्र वाले लोग क्या करते हैं व्यापार करते हैं, परिवहन सेवाएं और जो है धन अर्जित करने वाले कार्य करते हैं। तो आर्थिक घनत्व के अंतर्गत जो है इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। आगे अगर हम इसमें बात करेंगे तो आर्थिक घनत्व की गणना के लिए देश की समस्त संसाधनों का मूल्यांकन किसी एक मौद्रिक इकाई जैसे डॉलर, पाउंड, रुपया आदि में किया जाता है। तो जैसे आप देखते हैं कि डॉलर में हर जगह पूरे विश्व में बात होती है, यानी कि भारत की करेंसी को भी क्या करता है डॉलर में आंका जाता है। तो ये एक तरह से वैश्विक मुद्रा है जिसमें हम क्या करते हैं विश्व के सभी संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं इस मौद्रिक इकाई में, डॉलर में। तो कैसे आर्थिक घनत्व निकाला जाता है उसके फार्मूले को भी हम देख लेते हैं। तो आर्थिक घनत्व निकालने के लिए हमें देश की कुल जनसंख्या के साथ जो है देश में संपूर्ण संसाधनों का मूल्य एकल इकाई, यानी कि विश्व में कोई एकल जो है मौद्रिक इकाई जिसकी वैल्यू है उसके अनुसार हम क्या करेंगे देश की कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा देश का आर्थिक घनत्व, यानी कि आर्थिक घनत्व किस प्रकार का है किसी क्षेत्र या किसी देश का। उम्मीद करता हूं कि आपको आर्थिक घनत्व के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। आर्थिक घनत्व के अंतर्गत जिस देश में कृषि भूमि कम है अथवा कृषि पर बहुत कम लोग जो है आश्रित होते हैं और अधिकांश जनसंख्या जो है उद्योग, परिवहन सेवाएं तथा अन्य विधियों से धन अर्जित करने के कार्य करते हैं, ऐसी जनसंख्या को हम कायिक घनत्व के अंतर भी सम्मिलित नहीं करते हैं, न ही कृषि घनत्व के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ऐसी जनसंख्या को हम आर्थिक घनत्व के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और आर्थिक घनत्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि विश्व के समस्त संसाधनों को एक जिसकी वैल्यूएबल इकाई होती है मौद्रिक इकाई, जैसे डॉलर से ही हम पूरे विश्व में किसी भी संसाधन का आकलन करते हैं, इतने डॉलर इसकी कीमत है। तो इस मौद्रिक इकाई के द्वारा जो है हम क्या करते हैं देश की कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं और हमें क्या पता चल जाता है आर्थिक घनत्व। यहाँ पे फार्मूले में आप देख सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या में देश में संपूर्ण संसाधनों का मूल्य किसी एकल इकाई में, जैसे कि डॉलर में हम क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या पता चलता है आर्थिक घनत्व। उम्मीद करता हूँ आपको आर्थिक घनत्व समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इसमें पोषण घनत्व के बारे में। ये लास्ट टाइप है हमारा जनसंख्या घनत्व के प्रकार में। पोषण घनत्व किस प्रकार से निकाला जाता है और पोषण घनत्व क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। पोषण घनत्व प्रदर्शित करता है कि किस प्रदेश में खाद्यान्नों के अंतर्गत प्रयुक्त प्रति इकाई भूमि पर मनुष्य की औसत संख्या कितनी है। तो पोषण घनत्व के अंतर्गत क्या हो पता चलता है हमें कि किसी प्रदेश में खाद्यान्नों के अंतर्गत प्रयुक्त प्रति इकाई भूमि पर मनुष्य की औसत संख्या कितनी होती है।
वहाँ कुल खाद्यान्न भूमि के स्थान पर केवल प्रधान खाद्यान्न के अंतर्गत प्रयुक्त भूमि को ही सम्मिलित करके जो है हम पोषण घनत्व की गणना करते हैं। यानी कि कुल क्षेत्रों में तो अभी कृषि भूमि के बारे में हम बात कर रहे थे, कृषि घनत्व के बारे में, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो प्रधान क्षेत्र होंगे जहां पर ज़्यादातर खाद्यान्न उत्पन्न होता होगा, जहां से ज़्यादातर खाद्यान्न प्राप्त होते हैं, उन क्षेत्रों को जो है सम्मिलित करते हैं पोषण घनत्व के अंतर्गत। अब फार्मूला इस पे क्या लगता है, यानी कौन से सूत्र के द्वारा हम पोषण घनत्व किसी क्षेत्र का या किसी देश का निकाल सकते हैं। तो देश की कुल जनसंख्या में जो है हम प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न अथवा कुल खाद्यान्न भूमि से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो हमें क्या पता चल जाता है, पोषण घनत्व। यहाँ पे आप एक अच्छी चीज़ देख सकते हैं कि सभी जितने भी घनत्व हैं उसमें देश की कुल जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है। यानी कि देश की कुल जनसंख्या में ही जो है पोषण घनत्व अगर निकालना है तो पोषण संबंधी यानी प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न अथवा कुल खाद्यान्न भूमि से क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं देश की कुल जनसंख्या में। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पोषण घनत्व। इसी प्रकार से आर्थिक घनत्व भी निकालने के लिए हम विश्व के समस्त संसाधनों को जो है एक मौद्रिक इकाई में रखते हैं और उससे जो है विश्व की जनसंख्या में हम भाग दे देते हैं। तो हमें क्या पता चल जाता है कि विश्व का आर्थिक घनत्व किस प्रकार से है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपको फार्मूले बताए और ये किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं इस प्रकार के घनत्व, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोषण घनत्व को एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो पोषण घनत्व किस प्रकार से निकाला जाता है, किसी प्रदेश में खाद्यान्नों के अंतर्गत प्रयुक्त प्रति इकाई भूमि पर मनुष्य की औसत संख्या कितनी है और वहाँ कुल खाद्यान्न भूमि के स्थान पर केवल प्रधान खाद्यान्न को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि कुल क्षेत्र के कोई प्रधान क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता हो। तो फिर इसमें जो है आगे पोषण घनत्व की गणना की जाती है इस प्रकार से। तो फार्मूले में मैंने बताया कि देश की कुल जनसंख्या में जो है प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न यानी प्रमुख क्षेत्र जहाँ से ज़्यादातर खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं अथवा कुल खाद्यान्न भूमि से क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पोषण घनत्व जो है प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि पोषण घनत्व के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी आपको वीडियो के सेशन में डाउट लगा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा किसी भी टाइप्स के बारे में, पोषण घनत्व हो या आर्थिक घनत्व या कृषि घनत्व या तो फिर आपका अंगणितीय घनत्व, अगर किसी के बारे में भी किसी टाइप्स के बारे में अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने डाउट या क्वेरी के बारे में बात करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपका आंसर जो है पूरी तरह से अच्छे तरीके से दूँ ताकि आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जो है अपने फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, उस बारे में भी अगर आपके पास कोई राय है या सजेशन है तो उसको भी दिया करें। अगर आपके लिए कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं, उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखते हैं और आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो ये फीडबैक के रूप में हमें काम करता है। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है, अप्रिसिएशन भी मिलता है, तो हम आगे भी कंटिन्यूस वर्क करने के लिए क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो वीडियो को शेयर भी करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि हर बार मैं वीडियो में बोलता हूँ कि ये सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसका लाभ उठा रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो जब आपका खुद का भला हो रहा है तो आप चाहेंगे कि दूसरों का भी भला हो, तो इसको ज़रूर आप शेयर करेंगे। तो एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लगभग सभी एग्जामों की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो उनसे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो अपलोड की जाएगी इस चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।